हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। पढ़ाई भी सभी की बहुत ही बेहतर चल रही होगी एग्जाम के लिए। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर है हमारा वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बहुत सारे टीचर स्टूडेंट के मन में इस चैप्टर को लेके एक डरावना महसूस कराते हैं कि बहुत हार्ड चैप्टर है, इससे मैथ के टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, तो स्टूडेंट डर जाता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आपको जीरो लेवल से यह चैप्टर स्टार्ट कराया जाएगा और अंत तक देखना। आप हर वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना है। आपको हर लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट से कराया जाएगा, बिल्कुल न्यूमेरिकल भी कराया जाएंगे आपको टॉपिक के साथ साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की बिना देरी किए हुए। चैप्टर है हमारा वैद्युत रसायन। चैप्टर लगाओ नंबर 2, अध्याय नंबर 2, क्लास 12th, और लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि वैद्युत रसायन क्या होता है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत और रसायन के मध्य परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, वैद्युत रसायन, तो इन दोनों के मध्य में क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, क्या नाता है, उसका अध्ययन करेंगे। तो नोट करो, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत और रसायन के मध्य परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? वैद्युत रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत और रसायन के मध्य परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो मुझे बताओ डियर स्टूडेंट, हमारे पास क्या है? वैद्युत रसायन है। अब देखो ये शब्द है, दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, वैद्युत और रसायन। तो यहां विद्युत का तात्पर्य होता है किससे डियर स्टूडेंट? विद्युत ऊर्जा से। विद्युत ऊर्जा। ओके डियर स्टूडेंट। और जो रसायन है इसका संबंध है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक क्रिया या रासायनिक अभिक्रिया, क्रिया या क्या कह सकते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया। ओके, मैं फिर से यही बात कह रहा हूं आपको कि लास्ट तक जुड़े रहना है लेक्चर के। बस आपको जो आज इस लेक्चर में पढ़ाया जाएगा सीधा आपके दिमाग में ऐड हो जाएगी एक एक बात, वादा है मेरा खुद से। तो विद्युत का अर्थ क्या है? वैद्युत ऊर्जा। और रसायन का अर्थ क्या है? रासायनिक क्रिया या रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक ऊर्जा। अब इनके मध्य में क्या संबंध है? दोनों के मध्य, समझ रहे हो ना?
इनके मध्य में क्या है, आपसी संबंध क्या है? या क्या आपसी रिश्ता है? अब समझो बात को कि जो अभिक्रिया दोनों तरफ हो रही है तो क्या कहेंगे हम, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। समझ रहे हो बात को? तो ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ मुझे कि जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज होती है और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। तो सिंपल सा एग्जाम्पल मैं ले, देखो हम बात करते हैं कि हमारे पास घर में क्या होते हैं, फोन होते हैं डियर स्टूडेंट। घर में मोबाइल फोन होता है, तो उस मोबाइल फोन को जब हम देखो यूज करते हैं, मैं लिख रहा हूं यहां पे फोन यूज। जब फोन को यूज करते हैं तो उसमें जो ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, वो किस में चेंज होती है, रासायनिक ऊर्जा में। यस। या फोन को चार्ज करते हैं तब डियर स्टूडेंट, जब फोन को हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो कि जब फोन को हम क्या करेंगे, जब फोन को क्या करेंगे, चार्ज, फोन चार्ज। तो जैसे हम फोन को चार्जिंग में लगाएंगे तो लाइट से फोन चार्ज हो जाएगा, मतलब विद्युत ऊर्जा किस में चेंज हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में। और जब हम चार्ज को हटा के फोन को यूज करेंगे तो जो रासायनिक ऊर्जा है वो किस में चेंज हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा में। क्या ये दोनों प्रोसेस एक साथ भी हो सकते हैं? बिल्कुल जी, एक साथ भी हो सकती है। हम फोन को यूज भी कर सकते हैं और चार्ज भी कर सकते हैं, दोनों काम एक साथ भी कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट। अब ये जो प्रोसेस होती है वो होती किसमें है, सेल में। समझ रहे हो ना? तो इसके लिए एक विशेष उपकरण होता है डियर स्टूडेंट, विशेष उपकरण, उसको बोलते हैं सेल। अब हम सेल को समझते हैं। तो सेल क्या होता है कि वह पात्र या जिस पात्र में या उपकरण में, तो जिस उपकरण में या जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में जो क्रिया होती है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही क्या कहा गया है, सेल कहा गया है। तो नोट करो, जिस पात्र में, जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में, तथा रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, जिस पात्र में रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, उस पात्र को ही क्या कहा गया है, उस पात्र को सेल कहा जाता है। कोई डाउट डियर स्टूडेंट यहां तक? अब ये जो परिवर्तन है दो तरह से हो सकता है। पहला परिवर्तन विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में चेंज हो सकती है, सेकंड हम क्या देख सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज हो सकती है। तो ये जो परिवर्तन है दो तरह से हो सकता है। नंबर वन टाइप, अब ए नंबर टाइप क्या है कि सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा से
जे हम जानेंगे। और जो सेकंड टाइप उसमें क्या जानेंगे हम, विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन। ओके डियर स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम टाइप वन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे चेंज कर सकते हैं, किस उपकरण का उपयोग करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलते हैं नेक्स्ट। टाइप वन है हमारा टाइप वन को ले रहे हैं हम, और उसमें सबसे पहले हेडिंग लगाओ सभी, विद्युत रासायनिक सेल। टाइप वन है हमारा विद्युत रासायनिक सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल डियर स्टूडेंट होते क्या है, तो वह सेल या वह उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। लेकिन पहले रासायनिक लेना है हमें, तो वह सेल या वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे ही क्या कहा गया है, विद्युत रासायनिक सेल। समझ पा रहे हो डियर स्टूडेंट, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे जैसे डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल, और एक एग्जांपल है इंपॉर्टेंट, निकिल कैडमियम सेल। ये और नोट कर लो, निकिल कैडमियम निकिल कैडमियम सेल। ये सभी डियर स्टूडेंट किसके एग्जांपल है, विद्युत रासायनिक सेल के। मतलब ये सभी के सभी क्या कार्य करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। कोई डाउट यहां तक किसी को? अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेनियल सेल के बारे में, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी हेडिंग लगाओ, डेनियल सेल। सभी स्टूडेंट डेनियल सेल के बारे में समझना है यहाँ पे अपने को, वीडियो के अंत तक सभी को जुड़े रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब।
अब डेनियल सेल के बारे में बताया किसने जी? डेनियल नामक वैज्ञानिक ने, नाम के वैज्ञानिक ने। तो डेनियल सेल जो बनाया था, डेनियल नाम के व्यक्ति ने बनाया था। किसको लेके? जिंक और कॉपर को लेके। तो नोट करो, डेनियल सेल, डेनियल नाम के व्यक्ति ने डेनियल नाम के व्यक्ति ने जिंक व कॉपर को लेके एक सेल बनाया, जिसे क्या कहा गया? जिसे डेनियल सेल नाम से जाना गया। जिसे डेनियल सेल कहा जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, कोई डाउट यहां तक किसी को? तो डेनियल ने जो सेल बनाया वो जिंक और कॉपर को लेके बनाया, इसलिए इसको स्पेशल क्या नाम दे दिया गया उस सेल को? डेनियल सेल। वर्क क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेगा। ओके जी। अब इसने क्या किया? सबसे पहले मेन मेन पॉइंट समझते हैं। या चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम। स्पेशल यहां तक नोट करो सभी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो यहां हमारे पास डियर स्टूडेंट फिर से हम समझ रहे हैं डेनियल सेल, वही टॉपिक है। चलिए अब समझते हैं इसको, बहुत आसानी से समझते हैं डायग्राम के सहित। और अच्छा डायग्राम बनाना आपको मेरे साथ साथ। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करते सेल के बारे में, तो नोट करो, मैन मैन फैक्ट नोट करो। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत ही कंपलसरी है इनको समझना। सबसे पहले नोट करो, इसमें जेड व कॉपर के इलेक्ट्रोड का उपयोग किया गया। इसमें जो उपयोग किया गया जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड का। अब ये इलेक्ट्रोड क्या चीज है डियर स्टूडेंट, इसको समझते हैं। तो यहां लगा लो साइड में छोटा सा पॉइंट। इलेक्ट्रोड कैसे तैयार करते हैं? अब इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं डियर स्टूडेंट? जिसका इलेक्ट्रोड बनाना है हमें, जिसका इलेक्ट्रोड बनाना है, बनाना है, उसकी छड़ को उसी के विलयन में डुबो देते हैं। डुबो देते हैं। ओके डियर स्टूडेंट,
जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो जिंक की छड़ को जिंक के विलयन में ZnSO4 विलयन में डाल देंगे, तो क्या प्राप्त होगा हमें? Zn का इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड। ओके, सेकंड पॉइंट क्या था इंपॉर्टेंट, कि इसको समझने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्या है डियर स्टूडेंट? लोन। बिल्कुल, अभी देखो लोन क्या है, इससे क्या संबंध है? लोन से एल से मैं कहूं तो लेफ्ट, लेफ्ट यानी बताओ बायां। ओके डियर स्टूडेंट, ओ यानी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में कहूं तो ऑक्सीकरण। ओके डियर स्टूडेंट, ए यानी क्या हो गया डियर स्टूडेंट? ए का तात्पर्य यहां पे एनोड, और एन का क्या तात्पर्य है? नेगेटिव। ये बातें हमें समझाती है, इस कॉन्सेप्ट को इजी करती है डेनियल सेल को। ये जो सेकंड पॉइंट है डेनियल सेल को इजी करता है, मतलब बाईं तरफ क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, एनोड काम में लिया जाएगा, और जो एनोड होगा वो कैसा होगा डियर स्टूडेंट? नेगेटिव होगा। एनोड होगा जो कैसा होगा? नेगेटिव। किस साइड होगा एनोड? बाईं तरफ होगा। रिएक्शन कैसी होगी? ऑक्सीकरण रिएक्शन होगी। अब आप समझोगे सर ऑक्सीकरण क्या होता है ये, तो कुछ कुछ पॉइंट आप समझते हो ऑक्सीकरण अपचयन को लेके, कि हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। लेकिन यहां पे ये चीजें काम में नहीं आने वाली। जहां जो काम में लेंगे हम, एक साइड नोट करो आप, ऑक्सीकरण, इधर नोट करो अपचयन। तो नंबर 1 पॉइंट नोट करो इंपॉर्टेंट, ऑक्सीकरण में क्या होता है डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का निकलना। अपचयन में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। ओके, सेकंड पॉइंट क्या होगा? ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि। और इसमें नोट करो नंबर 2, ऑक्सीकरण अंक में कमी। ऑक्सीकरण अंक में कमी। अब जो यहां डेनियल सेल में काम आएगा वो आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का जुड़ना भी क्या कहलाता है? अपचयन, रिडक्शन। ओके, अब डेनियल सेल में जो हमारा लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड होगा वो कैसा होगा? एनोड। कैसा आवेश होगा? नेगेटिव। कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। अब इसको समझते हैं हम चित्र के द्वारा। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं, बहुत अच्छा शानदार डायग्राम। सबसे पहले हम बनाते हैं कि हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड में जिंक को रखेंगे, Zn को। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? जिंक का इलेक्ट्रोड हो जाएगा, Zn हो जाएगा हमारे पास।
ओके जी, ठीक है जी। इसको हम किस में रख रहे हैं? ZnSO4 विलियन में। ZnSO4 विलियन, और कैसा है? जलीय विलियन, एक एक्वस। अब जैसे ही जिंक की छड़ को ZnSO4 के विलियन में रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? जिंक का इलेक्ट्रोड। ओके जी। उसी प्रकार हम क्या लेंगे? बताओ डैनियल ने क्या 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 लिया था भाई? कॉपर और जिंक को लिया था, ठीक है जी। अब क्या कर रहे हैं हम? कॉपर को किस में रख रहे हैं? कॉपर सल्फेट के विलियन में। ओके जी, ठीक है। तो होता क्या है, अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को हम एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं। अब जैसे ही डियर स्टूडेंट हम इनको मिलाते हैं तो कंडीशन क्या होती है कि जो जिंक होता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जो जिंक होता है वो अधिक क्रियाशील धातु होती है बजाय किसके? कॉपर के। तो अधिक क्रियाशील होने के कारण जिंक का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है Zn पे। तो नोट करो पॉइंट छोटा सा, नोट करो, Zn कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण Zn का ऑक्सीकरण होगा। ओके जी। क्लास 10th में पढ़ा होगा ना सक्रियता श्रेणी में आपने, तो जिंक अधिक क्रियाशील होती है किससे? कॉपर से। तो Zn पे क्या देखने को मिलेगी हमें? ऑक्सीकरण। अब कुछ समय पहले ही मैंने बताया था, क्या बताया था डियर स्टूडेंट, कि जो ऑक्सीकरण होता है उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो चलिए समझते हैं। तो Zn से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। ओके जी। और ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? कॉपर की तरफ। तो Zn से कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और Zn किस में चेंज हो जाता है? Zn2 प्लस में। तो ये Zn किस में चेंज हो जाता है? Zn2 प्लस में। ओके डियर स्टूडेंट, जैसे इलेक्ट्रॉन कॉपर के पास आए, कॉपर किस में चेंज हो गया? कॉपर पहले कम क्रियाशील है, तो कॉपर किस में था पहले? Cu2 प्लस के रूप में प्रेजेंट था विलियन में। और क्या प्रेजेंट था? SO4 2 माइनस। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन आए, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, और कॉपर Cu2 प्लस से किस में चेंज हो गया डियर स्टूडेंट? कॉपर चेंज हो गया, Cu+2 चेंज हो गया हमारे कॉपर में। कॉन्सेप्ट को समझो। जहां Zn जिंक किस में टूटता जा रहा है? Zn2 प्लस में। इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं Zn2 प्लस में, तैयार होते जा रहे हैं ये लो, बहुत सारे क्या होते जाएंगे? Zn2 प्लस। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाएंगे Zn2 प्लस बनते रहेंगे। जहां पे Cu2 प्लस किस में चेंज होता रहेगा? Cu में, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। तो विलियन में किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? SO4 2 माइनस की। ओके डियर स्टूडेंट,
अब इन दोनों को क्या करते हैं, यहां देखो, अभी अभी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि अभी ये बंद परिपथ नहीं है। तो विद्युत धारा के परिवहन के लिए, आवागमन के लिए सतत और बंद पथ की आवश्यकता होती है, लेकिन अभी बंद पथ कहां है भाई ये। तो अब इसे क्या करते हैं, हम इसको लवण सेतु से जोड़ देते हैं, कांच की नली से, यू आकार की नली से। और इस यू आकार की नली को क्या बोलते हैं, लवण सेतु। साल्ट ब्रिज। ओके डियर स्टूडेंट, अब इस लवण सेतु में क्या होते हैं, केसीएल हो सकता है हमारा, या क्या हो सकते हैं, KNO3, पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट के आयन हो सकते हैं, उपस्थित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो इनकी गतिशीलता होती है इन आयनों की, धनायन और ऋणायनों की, वो एक समान होती है। NaCl नहीं ले सकते हम यहां पे, क्योंकि NaCl में जो धनायन Na प्लस और Cl माइनस है, उनकी गतिशीलता एक समान नहीं होती है डियर स्टूडेंट। और कभी कभार ऐसा देखा गया है कि जो NaCl होता है वो विलयन से भी क्रिया करने लग जाता है, लेकिन यहां विलयन से क्रिया करने का कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ क्या करेंगे कि ये जो जो इनके धनायन ऋणायन है, जो विलयनों की उदासीनता को बनाए रखते हैं, विलयन से क्रिया नहीं करते, विलयन की उदासीनता को बनाए रखते हैं। तो लवण सेतु को क्या कार्य हो गए, विलयन की उदासीनता को बनाए रखते हैं। समझते हैं कैसे। अब हमारे पास क्या हो गया, एक बंद परिपथ हो गया ये। ओके डियर स्टूडेंट, ये क्या हो गया, लवण सेतु हो गया हमारे पास में। अब कंडीशन समझते हैं। कंडीशन क्या होगी कि जैसे ही हम, एक पॉइंट और नोट करो कि जो लवण सेतु है इसके जो किनारे होते हैं वो क्या लगी होती है वहां पे, अगर अगर जेल। अगर अगर जेल का उपयोग होता है यहां पे। ओके, अब ये सेल कब कार्य करना बंद कर देगा, बताओ, कोई स्टूडेंट कोई है आप में से। चलो समझते हैं। आप बताओ डियर स्टूडेंट, अब आपने यहां तक समझा कि Zn से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब Zn पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन ऑक्सीकरण हो रहा है तो एनोड कैसे बना, ये इस पे नेगेटिव कैसे आया, ये डाउट है हमारे माइंड में। एनोड पे पॉजिटिव होता है, लेकिन यहां एनोड पे नेगेटिव कैसे आया, इसको समझते हैं। तो Zn से डियर स्टूडेंट क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं। तो जैसे ही हमारे पास क्या है, Zn है, और जैसे ही Zn से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे तो ये जो छड़ है किस में टूटती जाएगी, मुझे बताओ, ये Zn से किस में चेंज हो रही है छड़ हमारी, Zn2+ में। और Zn2+ किस रूप में, एक्वस जलीय रूप में है हमारे पास। ओके, ये जो Zn2+ ये एक्वस रूप में है डियर स्टूडेंट। तो Zn धीरे धीरे किस में, जलीय विलयन में मिलती जा रही है, घुलती जा रही है छड़। तो धीरे धीरे मैं कहूं तो इसका आकार धीरे धीरे कम होता जा रहा है समय के साथ। और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो क्या चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव। तो जो जिंक की छड़ है उसमें इलेक्ट्रॉनों की बाहुल्यता हो जाती है नेगेटिव चार्ज की, इसलिए इस पे क्या आ जाता है हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। और कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया कि जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वहां क्या होता है, एनोड। कोई डाउट यहां तक, नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, नेगेटिव आवेश की। लेकिन फिर हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर कॉपर पे क्या होता है, कॉपर पे इस साइड पॉजिटिव क्यों आता है कैथोड पे, जहां पे क्या होगा हमारे पास कैथोड, और कैथोड पे क्या है, पॉजिटिव। बाकी हमने तो आज तक पढ़ा था कि कैथोड पे नेगेटिव होता है, लेकिन ये डैनियल सेल में ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है। तो समझते हैं, यहां पे हमारे पास कॉपर है डियर स्टूडेंट, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से पहले ये कॉपर था वो किस में था,
कॉपर 2+ में और SO4 2- में। ओके, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाते जाएंगे विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में, तो ये जो कॉपर था किस में चेंज हो गया, कॉपर 2+, एक्वस से किस में चेंज हो गया, कॉपर सॉलिड में। और यहां जिंक सॉलिड किस में चेंज हो गया, एक्वस में। तो मुझे बताओ कि ये एक्वस जलीय विलयन से कॉपर प्राप्त होती जा रही है हमें जैसे जैसे रिएक्शन हो रही है। तो 100% समय के साथ ये जो कॉपर की छड़ है इसका आकार भी बढ़ता जाता है। मतलब तो डैनियल सेल में समय के साथ साथ किसका आकार बढ़ सकता है, कॉपर छड़ का। यहां पे पॉजिटिव क्यों आया, कोई बताएगा स्टूडेंट मेरे को? क्योंकि हमें क्या देखने को मिल रहा है, बताओ मुझे कोई। जो 2+ है, देखो 2+, इनका आवेशों का स्थानांतरण है, 2+ आवेशों का स्थानांतरण है। समझ पा रहे हो? तो क्या आ गया हमारे पास में, पॉजिटिव आ गया है कैथोड। अब ऐसा होगा तो सेल हमारा कार्य करना बंद कर देगा, सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं कि सेल हमारा कार्य करना बंद कर दे? उसको समझते हैं। एक रीजन हो गया कि समय के साथ साथ जिंक की छड़ का आकार कम होता जाएगा और कॉपर की छड़ का आकार बढ़ता जाएगा, तो नष्ट हो जाएगी ये। तो पहली कंडीशन। इसे बचाना नष्ट होने के लिए, उसके लिए क्या करेंगे वो लास्ट में बताएंगे हम आपको, इसके बाद में। नंबर 2 कंडीशन क्या होगी कि जिंक लगातार किस में चेंज हो रहा है डियर स्टूडेंट, Zn2+ में। और क्या निकलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि विलयन में इतने सारे Zn2+ हो जाएंगे कि जो अगला जो Zn2+ में ये चेंज होगा, उसका ये जो Zn+ है ये प्रतिकर्षण करेंगे, विरोध करेंगे कि हमारे पास पहले ही बहुत अधिकता है भाई Zn2+ की, हम क्यों ग्रहण करें तेरे को। तो समान समान में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये चेंज नहीं होगा, मतलब कार्य करना बंद कर देगा। तो Zn2+ में चेंज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। यहां क्या कंडीशन होगी कि जो CuSO4 था हमारा, CuSO4 में Cu पे +2 और कॉपर पे -2 है। तो जो इलेक्ट्रॉन माइनस लेके आ रहे हैं उनका विरोध कौन करने लग जाएंगे, SO4 -2। क्यों करने लग जाएंगे, क्योंकि जितने भी Cu2+ है किस में चेंज होते जा रहे हैं, कॉपर में, Cu में। तो शेष क्या बचेंगे, SO4-। और ये जो SO4- है, आवेश है, ये इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव आवेश है उसका विरोध करेंगे, क्योंकि SO4 पे भी माइनस आवेश है। तो इस कंडीशन में सेल वर्क नहीं करेगा हमारा। तो वर्क करने के लिए क्या उपयोग में लाते हैं जी, तब उपयोग में लाया जाता है हमारा लवण सेतु। और इसमें जो आयनिक होते हैं, आयनिक यौगिक, जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये जैसे K+ और Cl- में टूट जाएगा जैसे आयनिक में, और इनकी गतिशीलता एक समान होगी। तो यहां पे जो Zn बन रहा था, Zn+, वो किससे जुड़ता जाएगा, Cl2 से। तो यहां जो Zn+2 था उसकी जो उदासीनता हो गई, क्योंकि Zn2+ किससे क्रिया करता रहेगा, Cl2 से। ओके जी, और Zn किस में टूटता रहेगा, Zn2+ में। तो अब क्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी। ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार जो हमारा K है वो किससे जुड़ता रहेगा, K2SO4, क्योंकि SO4 नेगेटिव आवेश बढ़ रहा था बहुत अधिक, और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव को प्रतिकर्षित कर रहा था। तो यहां पे क्या जुड़ते जाएंगे, K2 पॉजिटिव, K+। तो ये प्लस और माइनस उदासीन होते जाएंगे। तो किसमें क्या चेंज होता रहेगा हमारा, इस कंडीशन में ये क्या हो गया, उदासीन। तो जैसे ये दोनों आपस में उदासीन होते रहेंगे, तो जो हमारा Cu2+ है एक्वस से किसमें चेंज होता रहेगा डियर स्टूडेंट, Cu में चेंज होता रहेगा। और क्या ग्रहण करता रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन।
और जैसे ही ये उदासीन हो जाएगा, मतलब जिंक Zn2+ Cl2 से मिलकर उदासीन हो जाएगा, तो जिंक किसमें चेंज होता रहेगा डियर स्टूडेंट? सॉलिड से Zn2+ में, और क्या मुक्त करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो डायग्राम अच्छे से आया होगा, समझ में आई होप। चलो लास्ट में एक बार डायग्राम आपको अच्छा पेश करके दिखाएंगे। नेक्स्ट चलते हम। तो हमने क्या सीखा डियर स्टूडेंट, कि जो डैनियल सेल है, इस डैनियल सेल में हम समझ रहे डैनियल सेल के बारे में। अब देखो डैनियल सेल में Zn है, वो Zn किसकी तरह कार्य कर रहे हैं बताओ, बोलो, कोई भी एक स्टूडेंट बोलो। Zn कार्य कर रहा है एनोड की तरह, और एनोड पे क्या है डियर स्टूडेंट? नेगेटिव आवेश है। और Zn किस में चेंज हो रहा है? Zn2+, और क्या मुक्त कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। ओके डियर स्टूडेंट, Zn होता किस में है? सॉलिड में। चेंज किस में होता है? एक्वस जलीय विलयन में। और ये जो अभिक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी क्या, हम देख रहे हैं कि जो Cu2+ है एक्वस में, जलीय विलयन में, किसके? CuSO4 के जलीय विलयन में। और क्या ग्रहण कर रहा है ये? 2 इलेक्ट्रॉन। और किस में चेंज हो रहा है? Cu सॉलिड में। और ये प्रोसेस हो कहां रही है डियर स्टूडेंट? कैथोड पे। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो ये जो प्रोसेस है इसको हमने क्या नाम दिया? अपचयन, रिडक्शन। अब ये जो रिएक्शन होती है दोनों आधी आधी तरफ होती है सेल के, तो दोनों को क्या नाम दे सकते हैं? अर्ध सेल अभिक्रिया। तो डियर स्टूडेंट ये भी क्या है? एक प्रकार की अर्ध सेल अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। और ये क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट? अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। ओके, अब कंप्लीट अभिक्रिया देने के लिए, पूर्ण अभिक्रिया देने के लिए, तो नोट करो, संपूर्ण सेल अभिक्रिया क्या हो जाएगी? देखो इस तरफ हमारे पास क्या है? Zn है, किस रूप में डियर स्टूडेंट? सॉलिड में। प्लस क्या है? Cu2+ है, किस रूप में? एक्वस में। प्लस क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। चेंज किस में हो रहा है? इस तरफ क्या क्या हमारे पास? Zn2+ एक्वस में, प्लस Cu सॉलिड, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखो ये रहे, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कैंसिल। हमारे पास क्या रहे शेष? इधर क्या रहे? बोलो, यहां हमारे पास क्या रहेगा डियर स्टूडेंट? ओनली Zn। हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट? Zn
प्लस Cu2 प्लस एक्वस में है, और ये किस में चेंज हो रही है, Zn2 प्लस एक्वस में प्लस कॉपर सॉलिड में। अब हम क्या कर रहे हैं, लवण सेतु का उपयोग कर रहे हैं। तो जैसे ही लवण सेतु लगाएंगे तो देखो यहां क्या यहां लिख रहा हूं मैं लवण सेतु, की उपस्थिति में, की प्रेजेंस में। देखो समझो क्या हो गया अब, कि जो Zn है उसको ऐसे नोट करेंगे Zn सॉलिड, और यहां पे क्या हमारे पास में Cu2 प्लस एक्वस। इससे नोट करते हैं किसको, लवण सेतु को। इस साइड क्या है हमारे पास, Zn2 प्लस एक्वस में है प्लस Cu सॉलिड में। तो ये क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, हमारी संपूर्ण सेल अभिक्रिया। इसको समझना है। ये जो डबल निशान है इनको क्या बोलते हैं, लवण सेतु। ये लवण सेतु को दर्शा रहा है, यू आकार की नली जो हमने डाल रखी थी। ओके डियर स्टूडेंट।